Today we will discuss a very small section that is transportation in plants. Plants के ट्रांसपोर्टेशन से पहले हमने एनिमल्स में या ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देखा। हमने देखा कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, ह्यूमंस बॉडी। हमने हार्ट के बारे में बात की। हमने साथ के साथ ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से हार्ट जब पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड थ्रू डिफरेंट चैनल्स यानी थ्रू डिफरेंट ब्लड वेसल्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दो तरह का ब्लड हमारे हार्ट में होता है। राइट हैंड साइड में सेप्टम है बीच में, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड सेप्टम के राइट और लेफ्ट है। हमारे राइट हैंड साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि वीना कावा लेकर के आती है पूरी बॉडी से। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि सेल्स में से रेस्पिरेशन की प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि टिश्यू फ्लूइड में छोड़ दिया गया, और टिश्यू फ्लूइड में छोड़ देने के बाद उसको ब्लड में लेकर के प्लाज्मा में डिसॉल्व करके उसे लेके आया गया टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम में। कौन लाया? वीना कावा लाई। तो पूरी बॉडी की सेल्स से इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में लेने के बाद वेन्स लेकर के आती हैं और वीना कावा को दे देती हैं। वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। और फिर ये वीना कावा राइट हैंड साइड में एट्रियम में, राइट एट्रियम में इस ब्लड को सप्लाई कर देती है। तो वीना कावा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इस ब्लड को लाती है उसको हम इंफीरियर वीना कावा बोलते हैं, और जो अपर पार्ट से लेकर के आती है उसको हम सुपीरियर वीना कावा बोलते हैं। इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट हैंड साइड में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड होगा तब जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ सिस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल ये ब्लड पुश होकर के पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स में जाती है। ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है क्योंकि लंग्स दो हैं, दोनों लंग्स में ब्लड जाता है। ब्लड जब लंग्स में जाता है तो एक्चुअली वो विद द हेल्प ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई में चला जाता है। एल्वियोलाई में हमने बोला था लंग्स में जो छोटे छोटे एयर पाउचेस हैं हम उनको एल्वियोलाई बोलते हैं, और उनकी वॉल्स पे डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। तो एल्वियोलाई सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन को मैक्सिमाइज कर देती है, और ये जो ब्लड जाता है कैपिलरीज में वहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड जो कि आरबीसी में है वो लंग्स में भरी हुई एयर में से ऑक्सीजन को पिक करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और फिर इसे लेकर के वापस विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन वो आ जाता है हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने का काम पल्मोनरी वेन का है। तो पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल द अदर वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में आ गया है जो ऑक्सीजनेटेड है वो मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व को पार करके और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है जो सबसे बड़ा चैम्बर है। इसका काम है ब्लड को पुश करना इनटू द बॉडी। यानी ये सबसे बड़ा इसलिए है और इसकी वॉल सबसे ज़्यादा थिक इसलिए है क्योंकि इसको ब्लड को पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ में भेजना है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यानी सिस्टोल होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स होगा, तो ये धक्के से aorta में चला जाएगा which is the largest artery of the body, and this will take the blood throughout the body with the help of arteries and arterioles. Ultimately blood capillaries supply the useful substances taken up by the blood in between the cells. वहाँ पर सेल्स के बीच में उसको रिलीज कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से वो सेल्स के अंदर एंटर कर लेंगे। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं इनको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं क्योंकि हार्ट में ब्लड दो बार आता है। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन होता है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज फर्दर आगे जब ब्रांच होकर के छोटी वेसल्स बनाती है तो हम उनको आर्टीरियोल्स बोलते हैं, और आर्टीरियोल्स की भी ब्रांचिंग होती है बिटवीन द सेल्स। तो बहुत ही बारीक
बहुत ही नैरो ट्यूब्स बनती हैं जिनको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज ब्रांचिंग के बाद ही, आर्टरीज की ब्रांचिंग के बाद ही बनी है, और जब ये वापस रिकम्बाइन होगी तो फिर ये वेन्यूल्स में रिकम्बाइन होगी और फिर वेन्यूल से वेन्स बन जाएगी। तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वेरेवर दे आर। ये जहां भी होती हैं बिटवीन द सेल्स होती हैं। लंग्स में भी यही थी, सेल्स के बीच में थ्रू आउट द बॉडी यही है। इनके बाहर टिश्यू फ्लूइड है, बेसिकली इनमें से रिलीज होकर के जो चीज़ें निकलती हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में चली जाती हैं और हम इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। यही वो टिश्यू फ्लूइड था जिससे लिम्फ बना था। हाँ, इनमें से जब कुछ चीज़ें निकल करके लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाती हैं, हम कहते हैं लिम्फ है, जिसमें जो हमारी WBCs थी वो थी लिम्फोसाइट्स थी। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो ये कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत आसान है। ट्रांसपोर्टेशन का तो मतलब यही है ना कि ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और ब्लड के कंपोनेंट्स प्लाज्मा, जिसका काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, जो भी चीज़ें प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती हैं प्लाज्मा उससे लेकर के चला जाता है। कुछ चीज़ें सेल्स होल्ड करती है, जैसे RBC ने हीमोग्लोबिन रखा हुआ है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन होल्ड कर दिया, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए RBC रिस्पॉन्सिबल है। बाकी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि डाइजेस्टेड हैं और फिर अब उनको वापस से ब्लड में जाकर के सेल्स में पहुंचना है, या फिर ऐसे वेस्ट मटेरियल है नाइट्रोजिनस वेस्ट जिनको किडनी में पहुंचना है। ये सारा सामान जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है ब्लड। WBC डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड दीज आर द सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं से बना हुआ है। प्लेटलेट्स का काम एक्सेसिव ब्लड लॉस को एट द टाइम ऑफ इंजरी कंट्रोल करना है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्लांट्स की, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है वो कैसे होगा। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए कि जो प्लांट्स हैं उनमें दो ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक ट्रांसपोर्टेशन तो होता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना है खास करके। तो जो ग्लूकोज बना है दैट ग्लूकोज गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टोर हो जाता है, फिर या फिर इंस्टेंटेनियसली ग्लूकोज को लेकर के जाना कहीं पे। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा इस फूड का टू द लिविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर की जरूरत सभी लिविंग पार्ट्स को है, मिनरल्स की जरूरत सभी लिविंग पार्ट्स को है। तो वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होगा। जो फोटोसिंथेसिस हुआ है उससे तो हमको केवल एनर्जी गिविंग फूड यानी कार्बोहाइड्रेट मिले, यानी कि ग्लूकोज मिला है जो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी चीजें जो मिनरल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? नाइट्रोजन तो बनता नहीं है फोटोसिंथेसिस में। ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा है फोटोसिंथेसिस में जिसमें नाइट्रोजन हो, और नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। तो अगर प्लांट बॉडी का ग्रोथ एंड मेंटेनेंस होना है तो उसको नाइट्रोजन भी चाहिए। कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। उसके अलावा फास्फोरस जो है फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में मिलते हैं, और भी दूसरे बहुत तरह के मिनरल्स मिलते हैं जिनसे आयंस मिलते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो क्या होगा कि एक तो रूट्स हैं, रूट से वाटर आएगा, मिनरल आएगा, ऊपर तक जाएगा। जो प्लांट की लीव्स हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहाँ पे खाना बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेरेवर लिविंग सेल्स आर देयर, क्योंकि लिविंग सेल्स को ही एनर्जी की जरूरत है। जो सेल्स डेड है, बहुत सारी सेल्स प्लांट में, खास करके जो ओल्ड प्लांट्स हैं, जो बहुत सारा स्क्लेरेंकाइमा होता है, बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल्स डू नॉट रिक्वायर फूड। डेड सेल्स को फूड की कोई ज़रूरत नहीं है। डेड सेल्स जहाँ भी हैं वहाँ पर वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते रहते हैं, अपनी लिग्निफाइड वॉल्स की हेल्प से
वो हर जगह स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल रही है बाय देयर रिजिडिटी। लेकिन लिविंग सेल्स के सर्वाइवल के लिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लगातार डिवीजन करते रहने के लिए, बाकी सेल्स के साइज में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फूड रिस्पॉन्सिबल है, फूड की एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। ये एनर्जी लेने के लिए ये फूड तैयार हो रहा था लीव्स में, और उसके अलावा अदर मिनरल्स जो है वो सॉइल से लेके आ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए 2 चैनल्स बने हुए हैं प्लांट्स में, हाँ, एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक वो जो वाटर और मिनरल को नीचे से ऊपर लेके जाएगा, और दूसरा जो फूड को फ्रॉम द साइड वेयर दे वर सिंथेसाइज्ड, यानी द ऑर्गन्स कॉल्ड लीव्स, वहां से लेकर के थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो पहला सिस्टम जो वाटर एंड मिनरल को लेकर के जाता है वो जाइलम है। 9th क्लास में पढ़ चुके जाइलम के बारे में कि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी कि इसकी सेल्स डिवाइड नहीं कर सकती, हाँ, इट सेल्स डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, इनकी कैपेबिलिटी टू डिवाइड नहीं है, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि फ्लोएम है जो कि बिल्कुल अलग चैनल है जाइलम के अलावा, स्टेम में ही है ये, स्टेम में भी मतलब स्टेम, लीफ और रूट सब जगह पे फैले हुए हैं ये दोनों जाइलम एंड फ्लोएम, एंड they will take the food to the parts where they are required, food is required। तो जाइलम और फ्लोएम जो है, इन दोनों में फर्क क्या है? जाइलम जो है उसमें 75% ऑफ द कंपोनेंट्स जो हैं वो डेड सेल्स या स्क्लेरेन्काइमा है। जाइलम के अगर आप पार्ट्स याद करो जो हमने सीखे थे 9th क्लास में, तो हम कहते हैं जाइलम जो है वो ट्रैकीड्स, जाइलम ट्रैकीड्स बोलते हैं, जाइलम वेसल्स बोलते हैं, और फाइबर, ये 3 डेड सेल से बना हुआ टिश्यू है, साथ में एक लिविंग सेल है जिसको हम पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो 4 में से 3 कंपोनेंट्स जो हैं, जिसमें से वेसल्स और ट्रैकीड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं, उनके बिना ट्रांसपोर्टेशन होगा भी नहीं, तो वो तो डेड ही है। तो क्योंकि जाइलम के जो वेसल्स हैं, वेसल्स और ट्रैकीड्स में क्या फर्क है मैं याद दिला दूं आपको कि जो वेसल्स होते हैं वो दोनों तरफ से ओपन होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, बॉडी परफोरेटेड होती है, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें। डेड सेल्स हैं तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसके अंदर कोई न्यूक्लियस होगा या और कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, डेड है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमा की जो वॉल्स हैं वो लिग्निफाइड है, मतलब उसमें एक सीमेंट लाइक हार्ड सब्सटेंस लिग्निन भरा हुआ है। 9th क्लास में पढ़ी थी सब बातें। ये दोनों तरफ से ओपन है और एक वेसल के ऊपर दूसरी वेसल इस तरह से अरेंज रहती है, हाँ, बैक टू बैक इस तरह से दे आर अरेंज्ड। तो ये तो है वेसल्स, और ट्रैकीड जो है वो ऐसा है, स्पिंडल शेप्ड, दोनों तरफ से चपटा, हाँ, ये भी परफोरेटेड है। परफोरेटेड होने का फायदा ये होता है कि जब वाटर इनमें से होके जाना होता है तो थोड़ा बहुत साइड में भी जा सकता है, थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाटर का इन होल्स की वजह से हो जाता है। यहाँ पे होल्स है, उनमें से थोड़ा वाटर बाहर आ जाएगा, और बीच बीच में पैरेन्काइमा भरा हुआ है। पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू जो कि लिविंग सेल्स हैं, जिनके इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो हैं, उनके वो क्योंकि स्फेरिकल टाइप का शेप है उनका, तो बीच में गैप होता है, तो उन गैप्स में से होकर के वाटर, और फिर इस तरह से ट्रैकीड्स में से होकर के वाटर साइड्स में जा सकता है। तो अगर हॉरिजॉन्टली कुछ लिविंग सेल्स प्रेजेंट है तो उनके वाटर काम आएगा, बाकी वाटर ऊपर चला जाएगा। अब जाएगा कैसे? जो रूट्स होती हैं, रूट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर से वाटर रूट में एंटर करता है और फिर लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम तक रूट प्रेशर से पहुंच जाता है। तो रूट प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं काम करेगा, अगर रूट्स हैं तो थोड़ी दूर तक पहुंचा देंगे उसको, उसके अलावा क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम, खास करके द स्टेम्स विच आर वेरी टॉल, हाँ, ऐसे ट्रीज जो बहुत टॉल हैं
बहुत हाइट तक हमको पानी पहुंचाना है, उनके ऊपर तक सब जगह जहाँ पे लीव्स हैं, लीव्स आर ऑलवेज लिविंग, तो उन लीव्स तक पहुंचाना है वाटर। बिना वाटर तो वो किसी काम के नहीं है ना, वो खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इतनी हाइट तक वाटर पहुंचाने के लिए प्लांट अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। क्या करते हैं प्लांट्स में लीव्स में ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है, ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन of water present inside the leaves. When in the daytime, specifically when stomata open, stomata are the small pores which are specifically found at the lower epidermis of the leaf. लीफ का ब्लेड जो है उसका अपर एपिडर्मिस के ऊपर तो क्यूटिन का बना हुआ एक लेयर है, तो these pores are not open, not exposed, but lower side dense concentration, there is dense network of these small pores called stomata. तो stomata opens in the daytime, जब वो daytime को open होते हैं तो इसमें evaporation होना शुरू हो जाता है। तो अपर सरफेस पर लीफ की स्टोमेटा का ना होना एक तरह का अडेप्टेशन है, जो कि एक्सेसिव वाटर लॉस को बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करता है। लेकिन फिर भी ट्रांसपिरेशन जो है यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर वो लोअर एपिडर्मिस में ओपन स्टोमेटा से थ्रू आउट द डे होता रहता है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक पुल क्रिएट होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। दैट इज द फोर्स which is applied upwards on the water and minerals, इसको हम sap बोलते हैं, SAP, sap. This pulls the water and mineral which is actually filled everywhere inside the xylem vessel. Xylem vessel में हर जगह water and mineral भरा हुआ है। So this process will continue if there is adequate supply of water. अगर वाटर सप्लाई बंद हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज वाटर का सप्लाई अगर कंटिन्यूसली चल रहा है तो ये वाटर लगातार ऊपर जाता रहेगा, ऊपर से वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। ट्रांसपिरेशन का सबसे पहला यूटिलिटी यही है, इसकी यूटिलिटी नंबर 1 ट्रांसपिरेशनल पुल, एंड यूटिलिटी नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है कि क्या दो वो हैं यूटिलिटी या यूजेस। तो दूसरा यूज है ये, क्योंकि इवेपोरेशन से एसोसिएटेड है, तो जब भी इवेपोरेशन होता है इवेपोरेशन की कूलिंग इफेक्ट होती है, आपको पता है, 9th क्लास में हमने सीखा था। तो कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन होगा, और कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन से प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेशन होगा। तो टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द प्लांट, ये भी किसका काम है, ये भी ट्रांसपिरेशन का काम है। टेम्परेचर रेगुलेशन, प्लांट का टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ ना जाए, ट्रांसपिरेशन करके उसको कम किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम है कि वाटर ऊपर जा रहा है और फिर थ्रू आउट द एरियल पार्ट्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से तो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो दूसरा टिश्यू है जिसका नाम है फ्लोएम। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वाटर का नहीं होता, ट्रांसलोकेशन इज ओनली फॉर फूड। तो फूड को लेकर के जाना है, कहाँ जाना है, लिविंग सेल्स में लेके जाना है। फ्लोएम के कंपोनेंट्स देखें तो फ्लोएम आल्सो हैज 4 कंपोनेंट्स। 1 फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स, इसकी स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब सेल्स। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम इसी का है। और सीव ट्यूब सेल्स के साथ में सपोर्टिव सेल्स होती है जिनको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं।
सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, उसके अलावा फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी ये तीनों डेड सेल्स हैं। सॉरी, फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके ये बाकी तीनों लिविंग सेल्स हैं। फाइबर इज द ओनली स्क्लेरेन्काइमा, बाकी तीनों लिविंग सेल्स हैं। सीव ट्यूब के बारे में इंपॉर्टेंट बातें याद कर लो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या कि एक तो इसके ऊपर नीचे परफोरेटेड प्लेट्स होती है जिनको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं। ऊपर नीचे ये खुद सिलेंड्रिकल सेल है, ऊपर नीचे सीव यानी छोटे छोटे पोर्स वाली परफोरेशंस वाली प्लेट्स हैं जिनको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं, विच विल अलाउ द मटेरियल टू पास अक्रॉस द सेल्स। एक सेल से दूसरे सेल में फूड का मूवमेंट हो पाएगा इसकी वजह से। और दूसरा, दिस इज ए न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल इज प्रेजेंट अलोंगसाइड द सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल अपना काम करती रहती है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का, और उसके मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखना वो कंपेनियन सेल का काम है। कंपेनियन सेल हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं है। तो ए न्यूक्लिएटेड होना उसका और सीव प्लेट्स होना दोनों साइड, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पैरेन्काइमा का यहाँ भी कोई खास काम नहीं है। पैरेन्काइमा ट्रांसपोर्टेशन में या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में तो पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन लिविंग सेल्स हैं। हाँ, इनको फूड सप्लाई हो सकती है, इसका काम फूड का स्टोरेज है। तो जहाँ पे ये होता है वहाँ पे फूड का स्टोरेज करता है। फ्लोएम फाइबर ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम नहीं करता किसी भी तरह के। फ्लोएम फाइबर का काम केवल रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। तो इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इन दोनों के बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन में है कि जाइलम क्योंकि प्रोमिनेंटली डेड सेल्स का बंच है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से हो रहा है, एंड इसमें प्लांट की खुद की एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। हाँ, प्लांट की एनर्जी अगर कंज्यूम नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती प्लांट की, उसको हम बोलते हैं पैसिव। जबकि फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कर रहा है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज इन लिविंग सेल्स में, सीव ट्यूब सेल में एनर्जी कंज्यूम होती है। प्लांट हैज टू कंज्यूम एनर्जी, दैट इज व्हाई इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द मटेरियल पॉसिबल है। एनर्जी खर्च करके बाई डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है, जहां जरूरत हो, जरूरत के मुताबिक फूड का ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। ये ऊपर से नीचे कभी नहीं आ सकता, ये नीचे से ऊपर ही जाता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि डेड सेल्स हैं, दे कांट स्पेंड एनी एनर्जी। ये लिविंग सेल्स हैं, दे कैन स्पेंड एनर्जी। तो पेज नंबर 108 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, ये सब बातें पढ़ लो, आपको याद आ जाएगा जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। और दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि रूट्स वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, हाँ, ऑस्मोसिस के थ्रू, और फिर रूट प्रेशर से लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम पहुंच जाता है, और फिर वाटर वेपर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से निकलते हैं। ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के रिजल्ट में जो ट्रांसपिरेशनल पुल इन द अपर डायरेक्शन लगता है, उसकी वजह से वाटर एंड मिनरल्स, जिनको हम सैप बोलते थे, वो ऊपर जाता है। इस प्रोसेस को हम असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। असेंट मतलब
ऊपर जाना, और सैप मतलब दैट इज द मिनरल एंड वाटर, मिनरल वाटर का कॉम्बिनेशन। तो अब देख लो कि फ्लोएम और जाइलम दोनों का अपने को मोड पता चल गया, किस तरह से काम करते हैं। थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चंस भी देख लें जो कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं। इंडेक्स क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। कंपोनेंट्स पूछेंगे तो 3 कंपोनेंट्स हम बोलते हैं, एक तो ऑर्गन है दैट इज हार्ट, दूसरा एक चैनल ऑफ ब्लड वेसल्स है, हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तीसरा टिश्यू है जिसको हम ब्लड बोलते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स, सबके कंपोनेंट्स अलग अलग हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा का भी कंपोनेंट, प्लाज्मा के अलावा ब्लड सेल्स का, आरबीसी का अलग, व्हाइट ब्लड सेल का अलग, प्लेटलेट का अलग, तीनों का अलग अलग, सबका अलग अलग फंक्शन है। उन सबका फंक्शन मिला करके ही ब्लड का फंक्शन बनता है। फिर उसके अलावा हार्ट का फंक्शन जो है वो पंपिंग ऑफ ब्लड है, थ्रू आउट द लाइफ ये पंप करता रहता है, थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करता रहता है। यही ब्लड को विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में भेजता है, यही ब्लड को विद द हेल्प ऑफ आयोटा पूरी बॉडी में भेजता है, विद द हेल्प ऑफ वीना कावा पूरे ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट भी करता है। तो हार्ट का फंक्शन हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले तो हार्ट में लेना और फिर उसके बाद उसको वेरियस पार्ट्स में भेज देना ऑक्सीजनेटेड करवा के लंग से। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? Mammals and birds are warm-blooded animals. Warm-blooded animals क्या होते हैं? The animals which have the capability to control their body temperature. तो अपना बॉडी टेम्परेचर क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इस प्रोसेस बॉडी कंट्रोल करना मतलब कि हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारे सराउंडिंग्स में चाहे टेम्परेचर कितना भी फ्लक्चुएट करे, सारा दिन भी सुबह ठंडक रहती है, दिन में गर्मी हो जाती है, शाम को फिर ठंडक हो सकती है, कभी बारिश हो जाती है, तो फ्लक्चुएट करता रहता है टेम्परेचर इन आवर सराउंडिंग्स, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर है, दिस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर आवर सर्वाइवल एज ऑल द ऑर्गन्स एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी specifically work on this particular temperature 37 degree Celsius. This is the most suitable one for us. जब हमारा थर्मोस्टेट जो कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये जो सब हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाली चीज़ें जब काम करना थोड़ा बहुत भी बंद कर देगी या कम कर देगी तो हमारा टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाता है। अदरवाइज ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस में स्वेटिंग होगी, बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को काम करवाने के साथ साथ ही बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये ज़्यादा एनर्जी के लिए उनको ना सिर्फ एक एक्सटेंसिव एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए जिससे कि बहुत एनर्जी बने, हाँ, ना केवल प्रॉपर फूड चाहिए जिससे कि वो फूड डाइजेस्ट हो और सेल्स तक पहुँचे, बल्कि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इफेक्टिव या एफिशिएंट सप्लाई भी चाहिए कंटिन्यूसली, और उसके लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कंटिन्यूसली एक साथ दो डिफरेंट डायरेक्शन से, राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ हार्ट में पहुंचता है, उनको सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम में बीच में इसका होना ज़रूरी है। अगर ये बीच में नहीं होता तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अलग अलग रूट से आ रहे हैं वो जैसे ही हार्ट में पहुंचते मिक्स हो जाते हैं आपस में, और अगर मिक्स हो जाते हैं तो फिर हार्ट जब ब्लड को पंप करता आयोटा में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ बहुत सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चला जाता, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो जाती और फिर हमारे सेल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो मैमल्स एंड बर्ड्स में एक सेप्टम बना हुआ है हार्ट में, 4 चैम्बर्ड हार्ट है और बीच में एक सेप्टम है विच सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ईच अदर। What are the components of the transport system in highly organized plants? हमने अभी भी बात की जाइलम और फ्लोएम की, वही बात यहाँ पे बतानी है।
How are water and minerals transported in water? By the transportational pull through a passive transport where energy is not involved of the plant. How is food transported in plants? Food is transported by using energy through the phloem tissue from one part to the various parts. जहाँ पे फूड बनता है वहाँ से आगे। तो अब तो एक्सक्रीशन सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन से आगे ये एक्सक्रीशन के डिफरेंट पार्ट्स मतलब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये दोनों बातें हम कल डिस्कशन करेंगे और फिर बायोप्रोसेसेस का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।